Good morning, students. How are you? Again, I am with you along with chapter number 5, Children and Women in Sports. Okay, in this chapter, we are going to start first with motor development. Okay, and types of motor development, factor affecting, and different stages of growth and development in this age group. So let us start. What is motor development? It is related to smooth and coordinated movement. It refers to development of child bones, muscles and ability to move around and manipulate their environment. What is this? ये इसमें देखते हैं हम लोग क्या होता है कि बच्चों के शरीर में बोन्स और मसल्स के कोऑर्डिनेशन से जो मूवमेंट हो पा रहा है उसके विषय में हम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट, ग्रॉस मोटर, this is gross motor development and fine motor development. What is gross motor development? In Hindi we can say बड़े बड़े जो मसल्स और हमारी जो हड्डियां हैं, मांसपेशी और ये जो हमारी अस्थियां हैं, इनको मिला करके जो एक्टिविटीज हम लोग कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, फाइटिंग, ऑल। ओके, एंड इन फाइन मोटर जो हम लोगों के पास जो सूक्ष्म छोटा स्मॉल लेंथ का जो बोन्स है और ये मसल्स है, उसके द्वारा जो एक्टिविटीज हम लोग कर पाते हैं उसके विषय में बात करते हैं। सो फर्स्ट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ large or big muscles in childs which helps in jumping, running, walking, sitting, etc. Next is fine motor development. It involves movement of small muscles, especially hand and fingers in body, which helps in catching, picking, writing. So आर्ट्स स्टूडेंट्स, दैट मीन्स फाइन आर्ट्स, ड्राइंग वगैरह करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, फाइन मोटर डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। म्यूज़िक, हारमोनियम, तबला वगैरह जो हम लोग बजाएंगे तो उसमें हम लोगों को ठीक इसी फाइन मोटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग। दो आई ऑलरेडी गिवन यू, हमारे शरीर में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर या किस तरह का कुछ है तो उसको कौन इफेक्ट कर सकता है। नॉर्मली हम लोग बात करें तो कॉमन में न्यूट्रिशन हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, हम लोगों का जो हैबिट्स है वो हो सकता है। बट लेट अस पॉइंट आउट। फर्स्ट इज पेरेंट्स एंड हेरिडिटी। सेकेंड इज न्यूट्रिशन, abusements, environments, psychological feedback and motivation, disabilities and diseases, regular practices, body weight। कई लोगों का बॉडी वेट भी मैटर करता है, बहुत लोग ओबियस हो जाते हैं या फिर मलन्यूट्रिशन का शिकार है, बहुत कम वेट है या फिर ज़्यादा है, वो भी बहुत अफेक्टिव हो जाता है। मेंटल एबिलिटी, सभी लोगों का मेंटल एबिलिटी का जो स्टेज है, लेवल है, डिफरेंट है। बहुत कम समझ पा रहे हैं तो भी आपका जो ये सब ग्रॉस या फाइन मोटर, स्पेशली इन फाइन मोटर्स में तो बहुत प्रॉब्लम होगा जिनके पास मेंटल एबिलिटी कमज़ोर है। जेंडर और सेक्स डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस तो बहुत मैटर है, दिखता ही है गर्ल्स के पास और बॉयज़ के पास। ये फिजिकल वाइज ये लोग कुछ भी एक्टिविटीज़ करने में थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा आगे पीछे है। वो क्यों है, लेटर ऑन हम लोग कभी कभी पढ़ लेंगे और बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा वो कुछ ये नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। कई लोग लगातार काम करते रहते हैं
तो उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। आज के समय में, मोबाइल के समय में मैं बोलूँगा, अपने आप को अपग्रेड और बॉडी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज नहीं कर पाएंगे तो मोबाइल हैंग करेगा। सेम वे प्रॉपर ट्रेनिंग अगर नहीं है तो भी वो अफेक्ट करेगा। सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, ग्राउंड में भी सब कॉमन है ये सब। सेफ्टी मेजर्स, किसी भी काम में सेफ्टी मेजर्स की जरूरत पड़ेगी। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, मल्टी एक्टिविटीज, ऑल दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग in this motor development. Now we are going to see the different stages of growth and development. इसमें क्या है, नॉर्मली इसको एज वाइज बांटा जाता है। जीरो से 2 साल इन्फेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड इज 2 से 6 साल अर्ली चाइल्डहुड growth and development. Next is 7 to 12 year later childhood growth and development. And the last one is 13 to 19 years, which you all are in this group. Adolescent growth and development. Okay, so let us see infants growth and development. इसमें क्या है, in this also known as टोडलर स्टेज, इसको हम लोग टोडलर स्टेज भी बोलते हैं। इसमें नॉर्मली क्या करता है बच्चा, बस सोए रहता है, पाँव हाथ हिलाता है, बहुत हुआ तो सिर हिलाएगा, ठीक है। एक्टिविटीज क्या है, बहुत हुआ तो जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, माऊ बन के चल रहा है छोटा बच्चा, बिल्ली बन के, माऊ बन के, जो नॉर्मल भाषा है। क्राउलिंग है, स्टैंडिंग, कोशिश करता है वो खड़ा होने का, बैठने की कोशिश करने लगता है 2 साल की उम्र में, और वॉकिंग भी करने लगता है, गिरता है, पड़ता है। 2 साल की उम्र में लगभग जब हो जाएगा वो, तो फिर कोशिश करता है पकड़ पकड़ के चलने का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको क्या ज़रूरत पड़ती है, ग्रॉस मोटर की। वहाँ पे फाइन मोटर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो बस रिएक्ट करते हैं, आप कुछ बोलेंगे तो बस देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड, 2 साल से 6 साल की उम्र में। इस उम्र में बहुत रेपिडली बच्चे का ग्रोथ होता है और वो सारे रूप से वो डेवलप करते हैं। इन दिस एज बोथ ग्रोस एंड फाइन, फर्स्ट में इन्फेंसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सिर्फ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा, फाइन की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। अर्ली चाइल्ड 2 से 6 साल में ग्रोस। अब इसके बाद क्या, फर्स्ट के बाद सभी में बोथ डेवलपमेंट चलेगा। तो ग्रोस एंड फाइन डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व हियर। एक्टिविटीज क्या होगा इसमें, रनिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, लैडर क्लाइंबिंग। आप छोटे बच्चों को देखे होंगे 2 से 6 साल में सीढ़ी वगैरह चढ़ेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे, है ना। इसी उम्र में बच्चा ज़्यादा गिरता है और संभलता है, सीखता है, और इसी उम्र में बच्चा बोलना सीख जाता है, रिएक्ट करता है, आप जो भी बोलेंगे स्टिमुलेट करते हैं फिर बच्चे धीरे धीरे, ठीक है। बॉल वगैरह ज़्यादा इसमें खेलना चाहिए, सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड, इट वॉज अर्ली, नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड, 7 साल से 12 साल। अगेन इन दिस बोथ ग्रॉस एंड फाइन motor development is needed, okay, and in this the activities are yogasana, gymnastic, athletics, swimming, and all different activities, physical activities, ठीक है। The next is the most important, all are important but the most sensitive बोल सकते हैं, adolescent growth development, 13 साल से 19 साल। इस उम्र में बहुत ही इसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स ये उम्र है। इस उम्र में बच्चे जो हैं अपने आप को सुपरमैन से नीचे कभी समझते नहीं हैं, ठीक है। आप कुछ भी बोल दो वो समझते हैं, हाँ ठीक है यार, समझ में आता है, मुझे सब समझ में आता है, बार बार, ठीक है। पेरेंट कुछ भी बोलेंगे ये लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इस उम्र में अपने आप को पेशेंस रखना है, बी पेशेंस, और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही आगे बढ़ पाते इसी उम्र में, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा देख लें। दिस पीरियड इज डेलिकेट पीरियड एंड चैलेंज फॉर पेरेंट्स टू, पेरेंट्स के लिए भी इसी उम्र में लोग सेक्स के विषय में समझ पाते हैं कि जेंडर क्या है, हम बॉयज़ हैं, आप गर्ल्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑकर्स इन दिस ओनली, ठीक है। सेक्स डिफरेंसेस इज प्रोमिनेंट एंड ब्रिंग्स सेक्स कॉन्शियसनेस, इसके विषय में बहुत जानकारी लोगों के मन में उठने लगता है
और क्वेश्चंस उठने लगते हैं इन दिस स्टेज. दिस इज एज ग्रुप इज दिस एज ग्रुप causes many challenges related to फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल. इस उम्र में आप सपोज कहीं पे खड़े हैं और कोई हिडन जगह से धुआं उठ रहा है. क्या है भाई, क्यों धुआं उठ रहा है, चल के देखते. तो जाके देखते कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे हैं और आप सिगरेट से अवेयर नहीं हैं. तो आप पूछेंगे भाई क्या है ये, तो लोग बोलेंगे सिगरेट है. तो आप भी पी के देखो, ना देखो, हाँ देखो, ऐसे करते करते पीने लगते हो. तो ये देखा देखी करके आप साइकोलॉजिकल उतने मजबूत नहीं है, सोशल बूस्टअप नहीं है. तो आप क्या करेंगे, एक नया चीज सिगरेट पीना सीख गए. लाइक दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट्स वी आर इनकलकेटिंग और नोइंगली और विलिंगली और अनविलिंगली हम लोग इसमें सीख जाते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग बेटर है इसमें समझ सकते हैं क्योंकि यू आर फेसिंग ऑल दिस. तो एक्टिविटीज इसमें क्या होना चाहिए एडोसेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. गुड डाइट, सबसे पहले इसमें जम के अच्छे से खाना है, न्यूट्रिशन युक्त होना चाहिए, फालतू की चीज़ों से नहीं काम चलेगा, पेट सिर्फ नहीं भरना है इसमें, ठीक है. गुड डाइट होनी चाहिए, हेवी फिजिकल वर्कआउट, जम के एक्सरसाइज होना चाहिए, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो. एक्सरसाइज जम के होगा, आप थकेंगे, अच्छे से नींद आएगी, बहुत ज़रूरी है इसमें. इस उम्र में नींद आना बहुत ज़रूरी है अच्छे से. क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई चलो कुछ भी कर लिए, ना ना ना. इसमें आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होगी क्रिएटिविटी से पूरा होगी, युक्त होगी, ठीक है. टीम गेम्स, कोई इंडिविजुअल गेम आप अगर प्रोफेशनल बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एथलेटिक्स कर रहे हैं, अदरवाइज टीम गेम्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इसमें ज़्यादा आपका ये डेवलपमेंट होगा. देयर शुड बी एथिकली बूस्ट, एथिकल होना चाहिए इस उम्र में. और सोशल, जब एथिकल हो जाएंगे तो सोशल ऑटोमेटिकली आप हो जाएंगे. पेरेंट्स की बातों को अच्छी तरह से सुनना बहुत ज़रूरी है उस उम्र में. आप जो सुनेंगे तो आप बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे. नेक्स्ट इज पोस्चर. पोस्चर, जो हमारा ये जो हम खड़े हैं किस पोस्चर में खड़े हैं, लेटे हैं किस पोस्चर में खड़े हैं, लेटे हैं. पोस्चर जो है हमारे, वी आर फाइटिंग इच एंड एवरी मोमेंट, ठीक है. हर हमेशा हम लोग लड़ रहे हैं किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से. वह पोजीशन जिसमें हम लोग लीस्ट फैटिक महसूस करेंगे, बहुत कम से कम थकान महसूस करते हैं, वही पोस्चर गुड है. समझ में आया, ये नॉर्मल भाषा में मैं बोल रहा हूँ एज यूजुअल, ओके. जिस पोजीशन में आप कम से कम थकान महसूस कर रहे हैं वही पोजीशन गुड पोस्चर कहलाता है, ओके. तो पोस्चर इज द स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन, वह पोजीशन बॉडी का. इट मे बी स्टैटिक, स्टैटिक हो सकता है या डायनामिक होगा, सच एज सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग etc, ठीक है. किसी भी रूप में वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है, लेकिन उसमें आप लेस्ट फैटिक महसूस कर रहे हैं, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इन दिस पोस्चर is, according to physical educationalist, posture is a tool of mechanical efficiency of body which causes minimum stress to muscles. Moreover, maximum output of physical efficiency can be attained. उस पोजीशन में जिसमें सबसे कम शरीर पे स्ट्रेस महसूस होगा, फैटिक महसूस होगा, और मैक्सिमम आउटपुट, जो हम लोग शरीर पे मैक्सिमम अपना शरीर की योग्यता अनुसार पावर, एफिशिएंसी, अपना बल लगा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, पोस्चर इज ए साउंडलेस of physiological balance of body. And according to actors, posture is a tool to express emotion and attitude. इस तरह से अलग अलग विचार हैं, लेकिन मोर ओवर क्या है कि आप विदाउट फीलिंग एनी स्ट्रेस, एनी फैटिग, एंड obtain maximum output, okay, using your best
efficiency, physical efficiency. Okay, so let us talk about the advantages of correct posture. आपका करेक्ट पोस्चर होगा तो क्या होगा, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, आपका अपीयरेंस, कहीं भी जाएंगे तो झुक के जाओगे तो क्या लोग हंसेंगे। क्लास 11 में भी हम लोगों ने इस पोस्चर के विषय में कुछ पढ़ा था। तो आप कहीं झुक के जाओगे या किसी से हाथ मिलाओगे तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और ढंग से होना चाहिए, ठीक है। आपका परसेप्शन तगड़ा होना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, साइकोलॉजिकल बैलेंस, लेजर स्ट्रेन एंड पेन ओवर जॉइंट, इम्प्रूव सोशल स्टेटस, बेटर functioning of body system, improves appetite, reduce postural deformities, better skill perfections, better selection of players, optimum physical efficiency, good body balance, and economically भी आप अच्छे हो सकते हैं। बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्या करेंगे, आप मेडिकल का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि मेडिकल जाएंगे तो आपको पैसा तो लगेगा। ओके, द काउजेस फिर सबका लगभग कॉमन ही होता है, ठीक है। कुछ एक दो स्पेसिफिक होगा, अदरवाइज कॉमन है। चलो इसको एक बार फिर से देख लें। काउजेस क्या है, ध्यान से सुनेंगे, हर चीज यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। ओके, तो काउजेस सभी डिफॉर्मिटीज का लगभग एक्सीडेंटल हो सकता है, ठीक है, कई बार एक्सीडेंट हो गया तो आपका डिफॉर्मिटीज होगा, ठीक है। डिजीज हो सकता है, कोई लॉन्ग बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन से आप डिजीज में ये पड़े हुए हैं तो भी हो सकता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन अगेन, ओके। रॉन्ग पोस्चरल हैबिट, आपका हैबिट बैठने का उठने का गलत ढंग से है, क्लास में बैठे रहते हैं झुक के, घर में टीवी पिलो ले लिए और साइड कंधे पे ले करके लगातार टीवी देख रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो आपका पोस्चरल हैबिट्स जो है ना गड़बड़ हो रहा है। वहाँ पे आप फिर आप किसी न किसी डिफॉर्मिटीज का शिकार हो जाएंगे। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, कई बार जो है ट्रीटमेंट गलत हो रहा है तो भी हो सकता है। हाथ में चोट लगा है और जो डॉक्टर हैं या फिर कोई भी, ये नहीं है पर्टिकुलर, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि हाथ को आउटवर्ड के जगह इनवर्ड बांध करके छोड़ दिए गला में, प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लैक ऑफ सफिशियंट स्ट्रेंथ, एज फैक्टर, एज का भी बहुत प्रॉब्लम है। कई लोग जो है धीरे धीरे उम्र ज़्यादा हो गया झुक के चलते हैं तो वहाँ भी फिजिकल इनफिशिएंसी हो जाएगा। एज फैक्टर हो गया। पुअर आईसाइट्स, आँख कमज़ोर हो रहा है उसके चलते भी आप कभी झुक के देख रहे हैं कभी दूर से देख रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। बैड शूज एंड क्लोथिंग्स, नाउअडेज क्या करें, टाइट जीन्स पहन रहे हैं, टाइट ऊपर का क्लोथ पहन रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ब्लेजर पहन रहे हैं। मुझे तो ब्लेजर से बहुत प्रॉब्लम होता है भाई, हाँ, पूरा कंधा जो हमारा शोल्डर जकड़ा रहता है और लास्ट में बहुत पेन होता है। और जो लॉन्ग टर्म्स के लिए से पहनते रहेंगे ना तो फिर आपका जो है कंधा झुका रहेगा, ठीक है। कई बार फर्नीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, रॉन्ग फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इज knock knee. Okay, already I given you the causes and at last I will say you the remedial exercises or asanas. Okay, तो postural deformities and their corrective measures. knock knee, knock knee में आप जैसा देख रहे हैं दोनों नी एक दूसरे से सटने लगेगा, ठीक है। In this the legs are bent inward and knees strike each other. ठेहुना जो है आपका नी एक दूसरे से टक्कर खाने लगेगा और आपको चलने में, उठने में, बैठने में, दौड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये फिजिकल इनएफिशिएंसी हो जाएगा, डिफॉर्मिटीज का ये फर्स्ट एग्जाम्पल है नॉक नी। नॉक मीन्स टक टक, नी ठेहुना का ठक ठक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फ्लैट फुट, जनरली हमारा फुट जो होता है आप उसको पानी में जब डालोगे और पाँव का प्रिंट लोगे तो आपको दिखेगा आर्क बन रहा है, ठीक है। और जिस बच्चे का आर्क नहीं बनेगा उसका इस तरह का बन जाएगा, वहाँ पे आर्क नहीं है तो फ्लैट फुट, उसको फ्लैट फुट बोलते हैं। फ्लैट फुट होने से आप अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। फ्लैट फुट इज एन abnormal कंडीशन ऑफ फुट in which the arc of the foot collapse. Entire sole of the
फुट टचेस द ग्राउंड, पूरा का पूरा पाँव जमीन को टच करता है। आप अपने बॉडी से काम नहीं ले पाएंगे, रनिंग करना है तो ढंग से आप नहीं दौड़ पाएंगे, आपका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। बो लेग्स, बो लेग्स में क्या है, पाँव आपका धनुष की तरह आउटवर्ड हो जाएगा। इसमें क्या था, नॉकनी में इनवर्ड हुआ है और इसमें आउटवर्ड हो जाएगा, पाँव बाहर की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, स्पेस बिटवीन नीज वाइडन अप एंड लेग्स टेक कर्व शेप, आपका जो पाँव है कर्व शेप में आ जाएगा। ठीक है, काइपोसिस फिगर है आपका, जो ऊपर का जो ये देखिए 1 2 3, काइपोसिस जो अब हमारा जो स्पाइनल कोड है ऊपर की ओर, ठीक है, अपर स्पाइन, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ थोरासिस केस एंड क्लैविकल स्पाइन। बायोलॉजिकल स्टूडेंट अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। हमारा जो एक कंधा का ऊपर का भाग है वो इनवर्ड, देखने में हम इनवर्ड बोल रहे हैं लेकिन ये पीठ की ओर बेंड हो जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स, और आगे की ओर हम लोग झुक जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राउंड शोल्डर। काइपोसिस में आप जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे जरूर ये मेंशन करेंगे थोरासिस एंड क्लाविकल स्पाइन। ओके, अपर स्पाइन का ये प्रॉब्लम है। राउंड शोल्डर में क्या है, इट इज अ पोस्चरल डिफीट इन विच shoulders become round and sometimes they are projected forward। कंधा इसमें क्या है, गोल हो जाता है और हम लोग आगे की ओर बेंड कर जाते हैं। ठीक है, लॉर्डोसिस, नेक्स्ट इज लॉर्डोसिस। जस्ट लॉर्डोसिस हियर, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लंबर रीजन। लंबर रीजन है कहाँ पे, फिर से आप जब स्पाइनल कोड को देखेंगे, स्पाइनल कोड इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। ओके, तो लास्ट रीजन से थोड़ा जो ऊपर है, कोकिजियस इससे ऊपर। ठीक है, आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स लोग अच्छा समझ पा रहे होंगे तो, या फिर 10 में तो आपने कुछ पढ़ा ही है। ठीक है, 11 में भी मैंने स्पाइनल कोड के बारे में बताया था। तो ये जो नीचे से जस्ट ऊपर वाला भाग, ठीक है, उसका है ये लिम्बर रीजन। लिम्बर रीजन क्या होता है, आगे की ओर बेंड कर जाता है। हियर इट इज आगे की ओर। तो आपने जो देखा होगा कई लोगों का बेली निकल गया है, तो इसका कॉजेज क्या होगा, पेट भी ज्यादा निकल जाएगा तो आपके बॉडी को आगे की ओर खींच लेगा और आपका लिम्बर रीजन जो है लॉर्डोसिस के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिम्बर रीजन, जो कि सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे से जस्ट ऊपर, सेकंड लास्ट रीजन ऑफ स्पाइनल कोड। इन दिस लोअर स्पाइन बेंड्स इन फ्रंट बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल। ठीक है, नॉर्मल लेवल से ज्यादा ये मुड़ जाता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जिन लोगों को देखा होगा अपने पेट ज्यादा निकला हुआ है वैसा। स्कोलियोसिस, नेक्स्ट इज स्कोलियोसिस। इसमें आपका कंधा जो है, जो स्पाइनल है, आइदर लेफ्ट या राइट ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन इन विच वर्टेब्रल कॉलम बेंड्स टू साइडवर्ड्स। वो कोई भी साइड हो सकता है, राइट भी है लेफ्ट भी है। ठीक है, तो ये इन सब का कॉजेज क्या हो सकता है, नॉकनी में क्या है, जींस, टाइट जींस पहनने का हो सकता है प्रॉब्लम। फ्लैट फुट में शू, आपका हाई शू, हाई सोल वाला जूता, गर्ल्स लोग पेंसिल हील, आप लोग समझ सकते हैं। बो लेग अगेन पोस्चरल, रॉन्ग पोस्चरल हैबिट्स में हो सकता है, या जीन्स वगैरह टाइट पहनने से। काइपोसिस, टाइट गंजी वगैरह, टी शर्ट वगैरह, या फिर पोस्चरल रॉन्ग पोस्चरल हैबिट से भी हो सकता है। और जो शुरू में मैंने बता दिया, मल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ये सारा चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ उसका रेमेडीज। राउंड शोल्डर वगैरह, लोडीज वगैरह सब में वही चीज़ है। अब मैं इनका आपको रेमेडियल एक्सरसाइज और आसन बताने वाला हूँ। ठीक है, नॉक नी। नॉक नी क्या है, ठेहुना एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो हमें क्या करना है इसमें, अब ये ठेहुना को बाहर की ओर भेजने वाला एक्सरसाइज करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, ध्यान से सुनेंगे। पद्मासन कर सकते हैं, ठीक है, पद्मासन कर सकते हैं, और वज्रासन कर सकते हैं। ठीक है, 2 एक्सरसाइज आपको दिख रहा है। और भी एक्सरसाइजेज है, बीच में आप जब लेटे रहेंगे तो पिलो ले सकते हैं, दोनों नी के बीच में या पिलो ले करके लेट सकते हैं।
ठीक है। वह दोनों में बांध करके भी घंटों आप लेट सकते हैं, थोड़ा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये रिमेडियल एक्सरसाइजेस है, ठीक है। और भी एक्सरसाइजेस है। दैट मीन्स इस जगह का नी के मसल्स और जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करना है। ओके, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या है, रिमेडियल एक्सरसाइजेज में आप सैंड के ऊपर में चल सकते हैं, या फिर आपके जो फुट है, फुट के नीचे आप बॉटल रख देंगे, सिलेंड्रिकल कुछ भी पाइप रख लें, बॉल रख लें, उसके ऊपर में ऐसे ऐसे बार बार रोल करते रहेंगे, तो उसका प्रेशर कहाँ जाएगा, नीचे से आपके पाँव के नीचे जो तलवा जिसको बोलते हैं उसमें जाएगा, धीरे 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 आपका आर्क ठीक करेगा। ओके, इसमें भी आप वज्रासन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साइकिल चला सकते हैं, ठीक है। सीढ़ी, स्टेप अप, सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, आगे का उंगली से रख करके धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ेंगे लेडर पे, तो भी इसके ऊपर एक्सरसाइज होगा और ये स्ट्रेंथन होगा और मजबूत होकर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज बो लेग। बो लेग में पाँव आपका बाहर की ओर मुड़ चुका है, उसके लिए आपको क्या करना है, अब है कि आप ऐसा एक्सरसाइज करेंगे जिसमें नी इनसाइड हो, ठीक है। अगेन आप वज्रासन कर सकते हैं, पद्मासन इसमें नहीं चलेगा। पद्मासन से उल्टा जो भी एक्सरसाइज है इसमें हम लोग कर सकते हैं। दीवार की ओर पैर को पुश करेंगे दीवार से, जो कि आप दीवार को तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली उधर से प्रेशर आके आपके पाँव पे आता है। ये एक्सरसाइज सब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्वाट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है काइपोसिस, ठीक है, अपर स्पाइन का। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पीठ किधर मुड़ा है, ठीक है, इसके लिए हम लोग फिर कर सकते हैं चक्रासन कर सकते हैं, ठीक है। हैंग कर सकते हैं, ऊपर बारबेल होता है ना, ऊपर हाथ पकड़ के जो झूलते हैं जिसको बोलते हैं चिन अप वगैरह, वो सब कर सकते हैं। राउंड शोल्डर में भी यही एक्सरसाइज सब कर सकते हैं, ठीक है। भुजंगासन वगैरह है ही। लॉर्डोसिस, नीचे का ये कमर जो मुड़ गया है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, उल्टा करेंगे, ठीक है। अब पेट आगे चला गया, दैट मीन्स ये शोल्डर जो है, सॉरी स्पाइनल जो है आगे चला गया है, तो उसको पीछे भेजने वाला एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, द्विपद हस्तासन, सामने जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाला एक्सरसाइजेस सब करेंगे। देखिए यहाँ काइपोसिस में बैकवर्ड बेंडिंग वाला करेंगे, और यहाँ पे लॉर्डोसिस में फॉरवर्ड बेंडिंग वाला, ताकि जो जो लिम्बर रीजन है पीछे की ओर पुश किया जा सके। ओके, और ऊपर जो लटकने वाला एक्सरसाइज है तो डेफिनेटली सबके लिए कॉमन है। स्कॉलोसिस में भी वही है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन, तो क्या करेंगे, लटकने वाले एक्सरसाइज सब करेंगे, भुजंग आसन करेंगे, सो दैट कि आपके स्पाइन पे प्रेशर आएगा और वो सीधा होने का क्रम में आएगा। तो दैट्स ऑल, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन इन स्पोर्ट्स। So in next video and in next class I am going to brief it. So that's all for this time. Thank you and stay tuned. कोई भी प्रॉब्लम होने से आप पूछें, लगातार पूछेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। थैंक यू।